मैं और मेरी बीवी खानदान की एक फौतगी से होकर घर वापस आए तो मेरी बेटी की हालत देखकर हम दोनों की जान निकल गई, क्योंकि किसी भेड़िए ने मेरी मासूम 9 साला बेटी के साथ ज्यादती करके उसे इस छत से नीचे गिरा दिया था। लेकिन खुदा की कुदरत ये कि उसे कुछ भी नहीं हुआ था, वो बच गई थी। लेकिन बदनामी का दाग सारी जिंदगी के लिए उसके माथे पर लग गया था। मुलाजमा ने बताया कि ये सब मुंशी के बेटे ने किया है। मेरा तो गुस्से से बुरा हाल था। मैंने उन बाप बेटे को पुलिस के हवाले न किया, क्योंकि इसमें मेरी और मेरी बेटी की बदनामी थी, बल्कि उन दोनों को बहुत मारा और घर से निकाल दिया। वो मुझसे माफी मांगते रहे और कहा कि वो दोनों बेकसूर हैं, ये किसी की साजिश है। लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी। फिर 10 साल बाद मेरे हालात इतने खराब हुए कि मेरा सारा कारोबार तबाह हो गया। घर में खाने को कुछ ना होता, सब मेरी बेटी को बदकार कहते, कोई उससे शादी भी ना करता और मैं भीख मांगकर बेटियों को खाना खिलाता। एक रोज पड़ोसी ने बताया कि फलां जगह एक जज का बाप हज करके वापस आया है। वो बहुत दौलतमंद और सखी आदमी है, तुम उससे जाकर मदद मांगो। मैं उस नेक और सखी इंसान के बंगले पर चला गया। वहाँ भिखारियों की लाइन लगी हुई थी। मैं भी लाइन में लग गया। मैंने चेहरे को चादर से छुपाया हुआ था। लेकिन जब मेरा नंबर आया तो मेरी नजर उस जज पर पड़ी, जो बहुत ही दौलतमंद और सखी इंसान था। अचानक मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि जज ने तो मेरी बेटी के साथ, मैं एक बहुत बड़े जिम्मेदार का बेटा था। हमारी जमीनें, जायदाद और फैक्ट्रियां थीं, जिनसे हर साल ढेरों मुनाफा आता था। मेरे वालिद ने मुझे बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए भेजा था और मैं पढ़ लिख कर पाकिस्तान लौटा तो वालिद ने मेरी शादी अपने ही दोस्त की बेटी से कर दी, जिसका नाम शबनम बेगम था। हम दोनों की जोड़ी चांद और सूरज की जोड़ी थी। मैं वालिद के साथ कारोबारी मामलात संभालता था और शबनम मेरी माँ के साथ घर के सारे मामलात संभालती थी। हमारे एक मुंशी थे, अकरम चाचा, जो मेरे वालिद के जमाने से ही जमीनों के मामलात संभालते चले आ रहे थे। जिंदगी बड़ी पुरसकून गुजर रही थी कि अचानक वालिद साहब का इंतकाल हो गया। ये मेरी जिंदगी का बदतरीन दिन था। मैं कुछ दिन के लिए घर रुका ताकि वालिद साहब की आखिरी रस्मात और रिश्तेदारों की ताजियत वसूल कर सकूं। अभी मेरे वालिद साहब को फौत हुए कुछ दिन ही गुजरे थे कि अचानक मेरी फैक्ट्रियों में शदीद किस्म का गबन होना शुरू हो गया। दरअसल मेरे वालिद साहब ने ही अपने करीबी रिश्तेदारों को अहम ओहदों पर फाइज कर रखा था, क्योंकि उनका मानना था कि अगर बाहर वाला हमें खाए, इससे बेहतर है कि घर के ही लोग क्यों ना खाएं। क्योंकि हम जितनी हैसियत किसी भी रिश्तेदार की नहीं थी, सभी हमसे नीचे थे, लेकिन हमारे साथ काम करके वो भी एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। मैं चूंकि ज्यादा अरसा बाहर रहा था, इसलिए मुझे किसी की भी तबीयत और फितरत का इल्म नहीं था। मैंने उन्हें अपना समझा और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल निकली थी। मेरे एक फूफा जी और उनके बेटे ने कंपनियों के सारे मामलात संभाले हुए थे और मैं घर पर होता था। ना जाने उन लोगों ने वकीलों के साथ मिलकर क्या चक्कर चलाया कि कंपनी के 40% शेयर्स में वो हिस्सेदार बन गए थे। न जाने वालिद साहब ने अपनी बीमारी के दिनों में उन्हें वो कागजात साइन करके दिए थे या कोई और मामला था। मेरे सर पर कयामत उस वक्त टूटी जब अचानक बाबा के 40वें के दिन मुझे अदालत से नोटिस मिला कि मैंने अपनी कंपनी के हिस्सेदारों को कई माह से प्रॉफिट नहीं दिया है और इसके लिए मुझे अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मैं हैरानो परेशान रह गया कि ये क्या माजरा है। मैंने जैसे ही फूफा को कॉल की तो उनके तो तेवर ही बदल गए। वो मुझसे कहने लगे कि भाई साहब ने उनसे माकूल रकम लेकर बिजनेस में लगाई थी और इसी बिना पर वो एक अच्छे ओहदे पर फाइज थे। लेकिन अब्बा जी की बेवक्त वफात ने उन्हें ये बात करने पर मजबूर कर दिया था कि वो भी कंपनी के हिस्सेदारों में शामिल हैं। मैंने अम्मी से पूछा तो उन्होंने मुकम्मल लाइल्मी का इजहार किया। मैं दौड़ा दौड़ा उनके घर भी गया, लेकिन फुप्पो और फूफा के तेवर तो मिल ही नहीं रहे थे। साथ ही उनके बेटे ने, जो मुझसे काफी कम उम्र था, मेरे साथ निहायत बदतमीजी से पेश आ रहा था। उनकी बातों से मेरा दिल टूट गया और जब मैंने चुपचाप अदालत में जाकर उनका हिस्सा तस्लीम किया और साथ ही उन्हें कह दिया कि वो अपना हिस्सा लेकर कारोबार छोड़ दें, तो वो खुशी खुशी अलग हो गए। किसी ने मेरे सर पर हाथ ना रखा। मैं उस वक्त इतनी ज्यादा परेशानियों में घिर चुका था कि मुझे ये भी इल्म नहीं था कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन। खैर, मेरी 2 फैक्ट्रियां नीलाम हुई और मैंने अपने रिश्तेदारों को उनका हिस्सा देकर खुद से अलग कर दिया था। अब मैं कारोबारी मामलात में एकदम से तन्हा हो गया था। इसके लिए मुझे नए लोगों को एकदम से कारोबार में शामिल करना पड़ा था,
चाचा अकरम ने उस मौके पर मेरा बड़ा साथ निभाया। अब्बा जी उन पर बड़ा इत्तेमाद करते थे। मैं 5 साल के दौरान 3 बेटियों का बाप बन चुका था। वालदा भी शदीद गम और बीमारी का शिकार हो गई थी। मेरी बीवी दिन रात उनकी खिदमत करके उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 2.5 साल के अरसे में ही उनका भी इंतकाल हो गया। मेरे लिए माँ बाप से जुदाई एक बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन कारोबारी मसरूफियात ने मुझे उलझा कर रखा हुआ था। मुंशी का एक बेटा गांव से शहर पढ़ने के लिए आया था, जिसका नाम नवीद था। वो बहुत ही लायक और काबिल बच्चा था। मैंने मुंशी चचा से कहा कि उसे हॉस्टल में रहने की बजाय हमारे घर में ही रहने का कहें। वो पढ़ाई के साथ साथ मेरे बच्चों का भी बड़ा ख्याल रखेगा। और ऐसा ही हुआ था। नवीद बहुत अच्छा लड़का था। वो शाम के वक्त मेरी तीनों बेटियों को भी पढ़ाता था। हमारे घर में एक पुरानी मुलाजमा भी थी, जिसका नाम रक्षंदा था। उसे नवीद का हमारे घर में इस तरह से रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, और उसने एक बड़ी घिनौनी साजिश रखी। मेरी बीवी की आदत थी कि वो हमारी नौकरानी रक्षंदा पर और नवीद पर अंधा एतमाद करती थी। अचानक से मेरे ससुराल में कोई फौतगी हो गई और मेरी बीवी अपनी छोटी बेटी को लेकर वहां रवाना हो गई। बड़ी दोनों बेटियों को नौकरानी के हवाले कर गई। मैं भी उस वक्त कारोबारी दौरे पर 3 दिन के लिए इस्लामाबाद गया हुआ था। अचानक मुझे फोन आया कि नवीद ने मेरी बड़ी बेटी के साथ ज्यादती करके उसे मारने की कोशिश की है। खबर ने एकदम से मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकाल दी। मेरी बड़ी बेटी की उम्र उस वक्त 9 साल थी और नवीद 16 साल का था। मुझे इस बात पर यकीन करने में ही बड़ी दिक्कत हुई थी कि पिछले 7 बरस से मैंने जिस बच्चे को अपना बेटा बनाकर अपने घर में रखा हुआ था, वो मेरे ही घर में इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता था। मैं भागम भाग घर पहुंचा। मेरी बीवी भी वापस आ गई थी। मैंने नवीद और उसके बाप को मार मार कर उनकी खाल उधेड़ दी थी। नवीद रो रो कर कसम खा रहा था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन नौकरानी का कहना था कि नवीद ने ही ये सब किया है। एक तरफ मेरी बेटी मौत और जिंदगी की कश्मकश में थी। उसके सर में शदीद चोट लगी थी। नौकरानी का कहना था कि वो मेरी छोटी बेटी को अपने साथ लेकर मार्केट गई हुई थी और घर में नवीद और मेरी बड़ी बेटी नताशा अकेले थे। जब वो वापस लौटी तो घर में दाखिल होते ही उसने नताशा की चीखें सुनी, और जब तक वो ऊपर वाली मंजिल पर पहुंची, नवीद उसके साथ ज्यादती करके उसे उठाकर नीचे फेंक चुका था। और फिर रोते हुए नौकरानी के पास पहुंचा कि बच्ची खेलते खेलते बालकनी से नीचे जा गिरी है। मुंशी चचा भी रो रहे थे। उन्हें भी ये यकीन नहीं था कि उनका बेटा कोई ऐसी हरकत कर सकता है। मैं मुसलसल सदमे में था। मैं नवीद से पूछता भी तो क्या पूछता। मेरी बीवी बेटी की ये हालत देखकर गुस्से से पागल हो गई और उसने भी नवीद को बुरी तरह से मारा पीटा। नवीद मुसलसल रो रहा था और कह रहा था कि मैं तो अपने कमरे में सो रहा था। मैंने बच्ची के चीखने की आवाज सुनी तो कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मेरा कमरा बाहर से लॉक था। मुझे नहीं मालूम उनके साथ ये सब कुछ किसने किया। अब दूसरी तरफ नौकरानी थी, जिसने मुझे बताया कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि नवीद ने बच्ची को उठाकर नीचे फेंका था। मैं चूंकि बेटी का बाप था, इसलिए मैंने नौकरानी की बात का यकीन किया और नवीद को पुलिस के हवाले करने ही लगा था कि मुंशी चचा मेरे कदमों में अपनी पगड़ी लेकर बैठ गए। अब एक तरफ बरसों की वफादारी थी और दूसरी तरफ मेरी बेटी का मुजरिम था। मेरी बीवी शिकायती नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। नौकरानी भी बार बार मुझे उकसाई जा रही थी कि मैं मुंशी चचा की बात ना सुनूं, लेकिन मुंशी चचा ने मेरे कदमों पर हाथ रख दिए थे और उनकी गोद में खेल कूद कर मैं जवान हुआ था। इसलिए मैंने नवीद को पुलिस के हवाले नहीं किया। वैसे भी पुलिस के हवाले करके मेरी बेटी की बदनामी होनी थी, लेकिन मुंशी चचा को और नवीद को फौरन अपने घर से बाहर निकाल दिया। मैंने मुंशी चचा से जमीनों के ठेके लेकर अपनी नौकरानी के भाई और खामद को दे दिए, जो मुझे अब अपनी बेहद वफादार लगने लगी थी। बस मेरी बीवी मुझसे बेहद नाराज हो गई थी, लेकिन मैंने उसे भी समझाया कि अगर नवीद को पुलिस के हवाले करूंगा तो ये बात भी फैल जाएगी कि हमारी बेटी बचपन में ही ज्यादती का शिकार हो चुकी है। कल को जब वो जवान होगी तो उसकी जिंदगी मुआशरे के लिए गाली बनकर रह जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी इस हादसे से गुजरने के बाद मुस्तकबिल में बार बार इस चीज के लिए तकलीफ उठाती रहे। मेरी सास ने इस मौके पर मेरा बड़ा साथ दिया और उन्होंने भी अपनी बेटी को समझाया और बात उसकी समझ में भी आ गई थी। लेकिन अब कारोबार और जमीनों के मामलात में मेरी हैसियत इस तरह से हो गई थी कि मुझे दोनों ही तरफ नए लोगों के बीच में काम करते हुए ये भी अंदाजा नहीं हुआ कि उन्होंने कब मेरी जड़ें खोखली करना शुरू कर दी। और एक दिन ऐसा भी आया कि कल
तक एक मशहूर कारोबारी ग्रुप के मालिक का आज दिवालिया हो गया था। मेरी नौकरानी रक्षंदा अब पहले जैसी रही ही नहीं थी। वो और उसका भाई हर साल कोई न कोई ऐसी कहानी सुनाते कि मैं दंग रह जाता। कभी कहते बागात को कीड़ा लग गया है और बारिश की वजह से फसल बर्बाद हो गई है, और कभी फसल ही उतनी उतरती जिससे सिर्फ अखराजात पूरे होते थे। हालांकि जब तक मुंशी चाचा जमीनों का इंतजाम संभाल रहे थे, हर साल बाकायदगी से लाखों का मुनाफा मेरे अकाउंट में जमा होता रहता था। जब मेरी फैक्ट्री नीलाम हुई, उस वक्त मैं लाखों का मकरूज था। मैं हैरान और परेशान था कि रातों रात ये सब क्या हो गया था। इतनी सारी परेशानियों की वजह से मैं शुगर और ब्लड प्रेशर का मरीज बन गया था। और फिर अचानक एक दिन मेरी बीवी को कैंसर हो गया। एक के बाद एक मुसीबतों ने तो मेरा घर का रास्ता ऐसा देखा कि मेरा घर बिक गया, मेरी जमीनें बिक गईं, मेरी बच्चियों की तालीम अधूरी रह गई। मैंने सब बेचकर अपनी शरीके हयात की जिंदगी बचाने में लगा दिया था। अल्लाह ताला ने उसे नई जिंदगी अता की। फिर एक रोज यूं ही घर जाते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया और कोई मेरी बाइक को हिट करता हुआ सीधा निकल गया। मेरी टांग घुटने के पास से टूटी। मैं 4 माह सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल रहा। शुगर की वजह से मेरा जख्म ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बड़ी मुश्किलों से हड्डी तो जुड़ गई, लेकिन अब मेरी हालत ये थी कि बीवी का जेवर भी बेचकर मेरे इलाज पर लग गया था और मैं एक छोटे से घर में मुंतकिल हो गया था जो मेरे सालों ने अपनी बहन को लेकर दिया था। तंग होकर मैंने हॉस्पिटल छोड़ा। मेरी बीवी ही मेरे जख्म की देखभाल करती थी। कुछ तो जख्म ठीक हो गया था, लेकिन पाँव का जख्म मुसलसल हरा ही था। मेरी बड़ी बेटी एमबीए के आखिरी साल में अपनी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हुई थी और छोटी दोनों बेटियां बीएससी को खैरबाद कहकर घर बैठ गई थीं। मेरी नौकरानी जमीनों के बिकते ही हमें छोड़कर जा चुकी थी। मेरी हालत अब भिखारियों जैसी हो गई थी। मैं एक बहुत बड़े जिम्मेदार का बेटा भीख मांगने पर मजबूर हो गया था। अब मैं भीख लेकर आता तो मेरी बेटियां रोटी खाती थीं। इस बुरे वक्त में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था और फिर कहीं न कहीं से ये खबर मेरे रिश्तेदारों तक भी पहुंच गई थी कि नताशा बचपन में किसी की हवस का शिकार हुई है। इसलिए खूबसूरत और सलीका शुआर होने के बावजूद भी मेरी बच्ची का कहीं से भी रिश्ता नहीं आया। कुछ मेरे हालात का भी अमल दखल था। नताशा कहती थी कि वो कभी शादी नहीं करेगी। छोटी दोनों बेटियों को उसके दोनों मामुओं ने मांग लिया था, लेकिन मेरी बेटियां अभी शादी नहीं करना चाहती थीं क्योंकि अभी हमारे पास कुछ भी नहीं था। ऐसे में मेरे एक पड़ोसी ने जिक्र किया था कि शहर का एक मशहूर जज जो अभी हज करके वापस आया है, वो बहुत नेक और सखी है और गरीबों की बड़ी मदद करता है। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ये जज वो ही मेरे का बेटा है जिसने कई साल पहले मेरी बेटी के साथ ज्यादती की थी। उसका रहन सहन और शक्लो सूरत सभी कुछ बदल चुके थे। मैं भीख मांगने उसके बंगले पर चला गया था। वहाँ बहुत बड़ी भीख मांगने वालों की लाइन लगी हुई थी। मैं भी लाइन में लग गया, लेकिन जब मैंने उस सखावत करने वाले आदमी को देखा तो मेरी तो जान ही निकल गई थी। वो मेरे मुंशी का बेटा नवीद ही था, लेकिन आज मैं इतना मजबूर था कि मैं अपनी गुर्बत और बेबसी की वजह से अपने चेहरे को चादर में छुपा लिया था ताकि वो मुझे पहचान ही ना सके। एक बार मेरा दिल चाहा कि मैं वापस पलट जाऊं, लेकिन उसने मेरी चाल में लड़खड़ाहट भी देख ली और मेरे हाथ में पकड़ी हुई लाठी भी, और उसकी नजर अब मेरे पैर के जख्म पर थी। उसने फौरन अपने पास खड़े हुए पीए से कहा कि इन बाबा जी को सहारा देकर आगे ले आओ। उसका पीए मेरा हाथ थाम कर ऊपर लेकर पहुंचा तो मैंने कांपते हुए हाथों से कुछ पैसे और राशन का थैला ले लिया। नवीद जज बड़ी मोहब्बत से मेरी तरफ देखकर पूछ रहा था, बाबा जी कोई और परेशानी है तो बताएं, और ये पाँव पर जख्म कैसा है, क्या इलाज की सहूलत मुयस्सर नहीं है? मैं चुपचाप खड़ा था क्योंकि मुझे यकीन था कि अगर मैं बोलता तो भी वो मुझे पहचान जाता। उसका पीए भी मुझसे बार बार पूछ रहा था। मैं अभी खामोशी खड़ा था कि अचानक तेज हवा का झोंका आया और मेरे चेहरे से चादर हट गई। सफेद दाढ़ी और उलझे हुए बालों में कहीं से भी किसी जिम्मेदार का बेटा नहीं लग रहा था। मैं उस वक्त इतना शर्मिंदा था कि मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं उसके अंदर समा जाऊं। आज वक्त ने मुझे कहाँ खड़ा कर दिया था। मैं अपने दुश्मन के घर से मदद मांगने की फरियाद करने आया हुआ था। अचानक से नवीद की नजर मेरे चेहरे पर पड़ी और वो कांपती हुई आवाज में बोला, साहब जी आप। मैंने आंसू भरी नजरों से उसकी तरफ देखा
और पीछे हटने की कोशिश की तो उसने बड़ी मजबूती से मेरा बाजू थाम लिया और अपने पिए से कहने लगा कि कतार में लगे हुए बाकी मस्कीनों को जल्द से जल्द राशन दे दो, और खुद वो मेरा हाथ पकड़कर फौरन मुझे अपने साथ लेकर पीछे बने हुए अपने कैबिन में लेकर गया। मुझे कुर्सी पर बिठाते हुए वो मेरे कदमों में बैठ गया और मेरे चेहरे को अपने रुमाल से साफ करके कहने लगा, साहब जी ऐसे मत रोइए, मेरा दिल दुख रहा है। आज मैं सिसकियां ले लेकर रो रहा था और नवीद जज होकर भी मुझसे माफिया मांग रहा था, कह रहा था मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से ही हूँ, मुझे माफ कर दे, मैंने कभी भूल कर भी आपकी खबरगिरी नहीं की। आप तो मुझे मुजरिम समझते हैं, लेकिन मेरा खुदा गवाह है कि मैंने वो जुल्म नहीं किया था। मेरे अब्बा जी ने भी मुझे अब तक माफ नहीं किया। मैं बड़ी से बड़ी कसम उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं वादा करता हूँ कि उसके बदले में आप जो बोलेंगे मैं वो ही करूँगा। आपके असल मुजरिम को भी पकड़ूंगा। मैंने उसकी बात सुनी तो उसके सर पर हाथ रखकर रो पड़ा और कहने लगा, मेरे बच्चे तुम मुझे माफ कर दो, क्योंकि मुझे इस हकीकत का उस वक्त पता चल गया था जब मेरा सब कुछ लुट चुका था। नौकरानी रक्षंदा ने अपने भाई के साथ मिलकर मेरी बेटी के साथ ये हरकत की थी, लेकिन जब मुझे हकीकत का इल्म हुआ तब तक वो मुझे लूटकर मेरी पहुंच से बहुत दूर जा चुके थे, और उस वक्त मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं अपनी बेटी के मुजरिम को सजा देता। मुझे मालूम नहीं कि ये सब मुझे किस बात की सजा मिली है कि मेरा हंसता बसता घर उजड़ कर रह गया है। मेरी बीवी लोगों के घरों में बर्तन धोने जाती है और मैं भीख मांगकर गुजारा करता हूँ। बेटा मुझे सरकारी अस्पताल में भी इलाज के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। बरसों से जमा गुबार मेरी आंखों से आंसू बनकर बह रहा था। नवीद कहने लगा, साहब जी ऐसे मत रोइए, मेरा दिल बहुत दुखी है, मैं आपके मुजरिमों को सजा जरूर दिलवाऊंगा। साहब जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं पिछले 3 साल से जज बन गया हूँ, मेरा भी फर्ज बनता था कि मैं आपको ढूंढता। उस नौकरानी के इरादे शुरू से ही गलत थे। बाहर राशन की तकसीम खत्म हो चुकी थी। पीए जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया और परेशान हो गया कि उसके साहब एक भिखारी जैसे हुलिये के बूढ़े इंसान के कदमों में बैठे हुए थे। वो मुंह खोले खड़ा था और हम दोनों को देख रहा था। नवीद ने अपना चेहरा साफ किया और उसकी तरफ मुंह करके कहा, सदीकी साहब ऐसा करें, आज का बाकी प्रोग्राम कैंसिल करें, मुझे आज बड़ी ही जाती किस्म की मसरूफियत है, मेरी गाड़ी तैयार करवाइए और प्रोटोकॉल की गाड़ी मेरे साथ नहीं जाएगी। उसका पीए परेशान होकर कहने लगा, सर गाड़ी तो तैयार करवा देता हूँ, लेकिन शहर के हालात ऐसे नहीं हैं, अकेले आपको कहीं जाने दें, इसलिए आप हमारी बात को समझे। प्रोटोकॉल की गाड़ी हर सूरत आपके साथ जाएगी। नवीद जट के चेहरे पर परेशानी के तासुरात थे। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा पीए सही कह रहे हैं, तो वो भी रजामंद हो गया। थोड़ी ही देर बाद हम दोनों गाड़ी में सफर कर रहे थे। नवीद ने गाड़ी रास्ते में रोकी और घर की जरूरियात का सारा सामान रखवा दिया। ढेर सारे फल फ्रूट खरीदे और पौने घंटे बाद वो मेरे घर के सामने पहुंच गया। अहले मोहल्ला बड़े हैरानों परेशान होकर उसकी सरकारी गाड़ी देख रहे थे। जब नवीद ने गाड़ी से उतरकर मेरे लिए दरवाजा खोला और मुझे सहारा देकर मेरे घर के अंदर दाखिल हुआ तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी दोनों छोटी बेटियां अंदर जोहर की नमाज पढ़ रही थीं और नताशा सिलाई मशीन पर झुकी हुई थी। एक अजनबी इंसान को देखकर वो घबराकर उठ बैठी थी और अपने पुराने से दुपट्टे को और भी आगे कर लिया था। नवीद की नजरें झुकी हुई थी। मैंने खुशी खुशी सबको बताया कि ये नवीद है तो उसके चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। मेरी बीवी भी उसी वक्त काम खत्म करके लौटी थी। घर के बाहर खड़े हुए गार्ड्स को देखकर वो घबरा गई थी और दो दो सरकारी गाड़ियां देखकर वो घबराए हुए अंदाज में अंदर दाखिल हुई तो नवीद पर नजर पड़ते ही उसके हाथ में पकड़ा हुआ बचे हुए खाने का शापर नीचे गिर गया। नवीद तेजी से आगे बढ़ा और उसका हाथ थामकर उसे अपने साथ अंदर लाया था। मेरी बीवी ने उसे बिल्कुल बेटे की तरह पाला था, इसलिए उसके गले लगकर बेअख्तियार रोने लगी। नवीद ने कुछ देर तो उसे रोने दिया और फिर उसे चुप करवाकर कहने लगा, बीबी जी ऐसे मत रोइए, मेरा दिल बहुत दुख रहा है। हम लोग अब इत्मीनान से बैठकर बातें कर रहे थे। नताशा चुपचाप किचन में जा चुकी थी।
میں نے اپنی بیوی کی طرف اشارہ کیا تو وہ میرا اشارہ سمجھ گئی اور جلدی سے نوید کے لیے پانی اور جوس کا انتظام کرنے کے لیے چلی گئی۔ نوید نے فون کر کے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ وہ باقی لوگوں کو واپس جانے کا کہہ دے۔ نوید شام کو خود ہی واپس آ جائے گا۔ ایک گارڈ اور ڈرائیور کو چھوڑ کر وہ لوگ واپس چلے گئے تھے۔ میں نے دونوں چھوٹی بیٹیوں کو اشارہ کیا تو وہ راشن کو اٹھا کر کچن میں لے گئیں۔ کچھ ہی دیر میں بچیوں نے کھانا بنا کر دسترخوان لگا دیا۔ ہم لوگ ایک مکمل خاندان کی طرح بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ نتاشا نے تھکن کا بہانہ کر کے دسترخوان پر آنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے نوید کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک سایہ سا گزر گیا۔ وہ کچھ دیر ہمارے ساتھ بات چیت کرتا رہا اور پھر وہ شام کی بجائے جلدی واپس چلا گیا۔ اس نے مجھ سے اور میری بیگم سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کل گاڑی بھیجے گا اور ہم سب کو اس کے گھر آنا پڑے گا۔ میں دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا تھا کہ وہ نتاشا کو جا کر دیکھے۔ دونوں بچیاں بھی اپنی بہن کے پاس جا گھسی تھیں۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت وہ کس قدر ذہنی اذیت سے گزر رہی تھی۔ اس نے اب تک کھل کر اپنی ماں کو یا مجھے اس دن کے حادثے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، کیونکہ ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا کہ اس کی ذہنی کنڈیشن اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس سے کچھ بھی پوچھیں، اور اب خود کو بری طرح سے شرمندہ محسوس کر رہی تھی۔ نوید کے سامنے میری بیوی اور چھوٹی بیٹیوں نے اسے سنبھالا اور کہا کہ نوید بہت اچھا انسان ہے، وہ کبھی بھی اس سے گزرے ہوئے وقت کا ذکر کر کے اسے شرمندہ نہیں کرے گا۔ میرے دل میں نوید کو دیکھ کر ایک خیال ابھرا تھا، لیکن میں خود ہی اپنے خیال پر شرمندہ سا تھا۔ میں نے کس طرح نوید کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ اب میں اس سے کچھ بھی امید رکھتا تو یہ غلط ہو جاتا۔ اگلے دن بڑی ہی مشکل سے میں نے نتاشا کو اپنے ساتھ چلنے پر رضامند کیا تھا۔ مقررہ وقت پر گاڑی پہنچی۔ برسوں بعد میں نے اپنی بچیوں کے چہرے پر خوشی دیکھی تھی۔ میری بیوی بھی آج بہت مطمئن نظر آ رہی تھی۔ جب ہم لوگ ججز کالونی نوید کے بنگلے پر پہنچے تو ہمیں بڑی عزت سے اندر لے جانے والا خود نوید تھا۔ منشی چچا بھی دروازے میں ہی کھڑے ملے۔ وہ بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے، لیکن سفید کاٹن کے کلف لگے کپڑوں میں انہیں دیکھ کر مجھے دلی سکون حاصل ہوا۔ ان کی بیگم کا پچھلے برس سے انتقال ہوا تھا۔ نوید کی دونوں چھوٹی بہنیں بھی شادی کر کے اپنے گھر کی ہو چکی تھیں۔ اب دونوں باپ بیٹا ہی گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ گھر میں ملازموں کی پوری فوج تھی، لیکن بنا عورت کے بھی کوئی گھر نہیں ہوتا۔ کھانا کھانے کے بعد منشی چچا نے مجھے اور میری بیگم کو کہا کہ وہ مجھ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ نوید میری تینوں بیٹیوں کو اپنا گھر دکھانے کے لیے لے گیا۔ نتاشا نے ماں کی طرف دیکھا تو اس نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ منشی چچا نے بہت عزت اور احترام کے ساتھ نتاشا کا رشتہ نوید کے لیے مانگا تھا۔ یہ سن کر احسان مندی سے میری آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ میری بیوی نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا تھا اور کہا کہ وہ بیٹی کی رضامندی معلوم کر کے انہیں جلد ہی بتا دے گی۔ منشی چچا نے بڑی امید بھرے لہجے میں کہا تھا کہ وہ برسوں سے نتاشا کو اپنی بہو کے روپ میں دیکھتے آ رہے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ انہیں میرے حالات کا بھی اچھی طرح سے علم ہے۔ دوسری طرف نوید نے نتاشا کو براہ راست کہہ دیا تھا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ دونوں چھوٹی بہنیں اس وقت بنگلے کو دیکھنے میں مگن تھیں، اور پھر ٹھیک ایک ماہ کے بعد میری بیٹی بڑے مان کے ساتھ بیاہ کر نوید کے گھر کی رونق بن گئی تھی۔ دونوں چھوٹی بیٹیوں کا دوبارہ سے ایڈمیشن ہو چکا تھا۔ میرا مکمل علاج بہت اچھے ڈاکٹر سے ہو رہا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں چھوٹی موٹی دکان کھول لوں۔ اللہ پاک نے میری زندگی میں دوبارہ سے خوشیوں کا سامان کر دیا تھا۔ نوید کی کوششوں سے میرے اصل مجرم بھی پکڑے گئے تھے اور انہیں 14 سال کی سزا ہو گئی تھی۔ میری زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جسے نوکرانی رخشندہ کے خاوند نے دھوکے سے اپنے نام کروا دیا تھا، وہ بھی واپس مل گیا۔ میرے تجربے کو دیکھتے ہوئے نوید نے دکان کی بجائے میرے لیے ایک چھوٹی سی فیکٹری اپنی ذاتی زمین بیچ کر لگا دی تھی۔ میں نے بڑا انکار کیا، لیکن وہ کہنے لگا کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں، یہ سب کچھ اسی بدولت ہے کہ آپ لوگوں نے بہترین اسکول میں میری پڑھائی لکھائی کا انتظام کروایا تھا اور میرے بابا کو ہمیشہ اپنے گھر کا فرد سمجھ کر ان کی ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ میں ماضی کی غلطیوں سے اتنا سبق سیکھ چکا ہوں کہ اب میں ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرتا تھا۔ اب میرا کاروبار میری محنت کے باعث ترقی کر رہا تھا۔ میری بیوی دن رات جھولیاں اٹھا کر نوید کو دعائیں دیتی تھی کہ اس نے داماد کی بجائے بیٹا بن کر ہمارا ساتھ دیا تھا۔ برسوں کی تکلیف کاٹ کر خدا نے ایک بار پھر سے مجھے اس قابل بنا دیا تھا کہ اب میں فخر سے دنیا کو بتا سکتا تھا کہ لاکھ دھوکے اور فریب کھا کر بھی اگر کوئی ایک مخلص انسان سنبھالنے والا مل جائے
تو بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ نوید جیسے اعلیٰ ظرف انسان اس دنیا میں بہت ہی نایاب ہیں۔ اللہ پاک میرے اور آپ سب کے گھر والوں کو کسی کی بری نظر نہ لگائے، آمین۔